हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम फिर से अपना जो लास्ट लेक्चर था एटॉमिक मास के ऊपर उसी को और कंटिन्यू करते हैं। और आज हम सीखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें पहले एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि भाई मॉलिक्यूल क्या होता है ना। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? अभी तक हमने मॉलिक्यूल की बात इतनी नहीं की है। तो मॉलिक्यूल आखिर में है क्या, है ना। क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स सेम एलिमेंट के या फिर डिफरेंट एलिमेंट के केमिकली कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। व्हेन टू और मोर एटम्स, ठीक है, सिंगल एटम कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बना सकता। आपको क्या चाहिए? मिनिमम तो दो एटम चाहिए ही चाहिए ताकि आप मॉलिक्यूल बना सकें। दो से अधिक भी ले सकते हैं। तो टू और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट ठीक है, या तो वो सेम एलिमेंट के एटम हो सकते हैं या तो वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम हो सकते हैं। ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जब वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है? मॉलिक्यूल। ये क्या है? मॉलिक्यूल। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं दो H को मिला दूं, तो क्या बना देगा? H2 बना देगा, है ना। दो ऑक्सीजन के एटम ले लूं तो ये क्या बना देगा? O2 बना देगा, है ना। अगर मैं दो Cl के मॉलिक्यूल्स ले लूं, Cl के एटम ले लूं तो ये क्या बना देगा? Cl2 बना देगा, है ना। ये तो बात हो गई हमारे सिमिलर एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स की। अगर मुझे कुछ और बनाना है तो जैसे अगर मैं H2O बनाना चाहता हूं, है ना, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये क्या है? H2O क्या है? मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। याद रखिए ये एटम है ना, ये एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। यहाँ पे देखिए दो मॉलिक्यूल्स भी मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एटम ही मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल भी मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। लेकिन उस मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या होगा? एटम्स ही तो होंगे भाई, है ना। उस मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या है? एटम्स ही तो हैं। ये H2 कैसे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। ये O2 कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है। तो ये जब बनेगा ही नहीं तो ये कहाँ से बनता, है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 4 H ले लिए, 2 ऑक्सीजन ले लिए तो और 2H2 बना दिया, ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो एटम से हम मॉलिक्यूल, मतलब डिफरेंट एलिमेंट से हम कैसे मॉलिक्यूल बना सकते हैं? तो अमोनिया बनता है बेटो, है ना। तो क्या होता है? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है? N2 है, H2 है, ये डिफरेंट अपने मॉलिक्यूल्स हो गए। ये मिलके क्या बना दिया? NH3 बना दिया। ठीक है, कार्बन ले लो, कार्बन प्लस 2H2, ये क्या बना देगा? CH4। तो देखिए एक एटम ले लिया, एक मॉलिक्यूल ले लिया, हमने एक मॉलिक्यूल और बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक एटम, वो चाहे तो सेम एलिमेंट के हो सकते हैं या तो फिर डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं, और वो कंबाइन करेंगे टू फॉर्म इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो वो क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल बना देंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल्स आपके सामने है। चलिए आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, अब वो ऐसा क्यों करेंगे, कहानी तो यही है। तो ऐसा हम लोग
अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, है ना, अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा, आप लोग अगर नहीं देखे हो तो फिर वो देख सकते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा? तो हमने ये देखा था कि एटम, कई सारे एटम मिलके ये केमिकली कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। ऐसा ही हमने देखा था, है ना। हम ये जानते हैं कि एटम की एनर्जी हाई होती है, एटम एनर्जी हाई होती है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या होगा, ये बनाता क्यों है? तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बनाता है, स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, इट वांट्स टू अचीव स्टेबिलिटी, ठीक है। सब लोग यही चाहते हैं, यही पूरी दुनिया का यही मुद्दा है ना, सबको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए। तो ये स्टेबिलिटी आएगी कैसे? स्टेबिलिटी आती है जब एनर्जी लो होती है, ठीक है, जब एनर्जी लो होती है। तो लो कैसे की जा सकती है कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हम खर्च कर दें, हम क्या करें, उसको खर्च कर दें। तो एटम क्या करता है, उस खर्च करने के तरीकों को किस तरह से यूज़ करता है कि एटम आपस में कंबाइन करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो मॉलिक्यूल बना देगा जिसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, जिसकी एनर्जी कम। तो एनर्जी कम है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? मॉलिक्यूल जो है वो एटम के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमें एटम जल्दी नहीं मिलते, मॉलिक्यूल ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर मोर अबंडेंट इन नेचर, ठीक है। नेचुरली अगर हम देखें तो हमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिलते हैं, एटम इतने नहीं मिलते। एटमी फॉर्म में एलिमेंट, प्योर एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिलता, हमें वो किसी न किसी के साथ कंबाइन किया हुआ ही मिलता है। आप और भी देखेंगे तो किसी का ऑक्साइड होगा, किसी का फ्लोराइड होगा, किसी का क्लोराइड होगा, ठीक है, इस तरह से किया जाता है। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा एबंडेंट होते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट अपने एटम में क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है, दूसरों से केमिकली कंबाइन करता है और मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है। ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो यही रीज़न है कि हमारा मॉलिक्यूल क्यों बनता है और ये क्यों पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, जो हमारा मेन मुद्दा है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा, कि भाई मॉलिक्यूल में क्या है, मॉलिक्यूल में क्या है, एटम्स हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक मॉलिक्यूल है A1 B1 C1, है ना, ऐसा मॉलिक्यूल है A B C या A1 B1 C1। तो अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, तो अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो वो कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ A1, एटॉमिक मास ऑफ A1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ B1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ C1, ठीक है। अब एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं ये मैं बता चुका हूँ, है ना। एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देना होता है और उसके आगे AMU लगा देना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना होगा, ये A1 मान लेते हैं, इसका जो मोलर मास, सॉरी मास नंबर होगा वो A1 है, तो A1 AMU, ये कितना होगा B1 AMU, ये कितना होगा C1 AMU, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, फिर से समझिएगा इसको, ठीक है। तो A1 AMU किसका मास है, एटॉमिक मास है किसका, A1 एलिमेंट का।
B1 किसका है, B1 एलिमेंट का, C1 किसका है, C1 एलिमेंट का। तो अगर मैं मोलिकुलर मास निकालूंगा तो ये कितना आएगा, A1 प्लस B1 प्लस C1। क्लियर। इसी तरह से हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जितने एटम्स हैं उनके मास को ऐड कर दें EMU के फॉर्म में, तो हमें उसका मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं पहले क्वेश्चंस। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस की मांग की थी, क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन वाला पोर्शन शुरू हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे शुरू हो रहा है। चलिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले, H2। तो H2 के अंदर क्या क्या है भाई, दो एटम है किसके, ऑफ H, हाइड्रोजन के दो एटम है। तो दो एटम है तो इसका मतलब क्या, 2 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ H, है ना, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ H। तो 2 इंटू कितना होता है बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, दैट इज इक्वल्स टू 2 AMU। तो H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 AMU होगा। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि कार्बन है, ठीक है, C60 है, फुलरीन है ना, बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है ये, आपने 9-10 में शायद पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो फुलरीन है अगर, तो इसमें क्या है, इसमें 60 एटम्स हैं, किसके, 60 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 60 एटम्स हैं, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 60 इंटू एटॉमिक मास ऑफ C, एटॉमिक मास ऑफ C। तो ये कितना होगा, 60 इंटू 12, दैट इज इक्वल्स टू 720 AMU। क्लियर है, बात समझ में आई। बहुत ही सिंपल है, जितने एटम है उससे उसका मास मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन है O2, तो इसमें क्या है, दो एटम्स हैं ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 16 होता है, तो 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 32 AMU। सिमिलरली N2, N2 का क्या होगा भाई, दो एटम है, बिल्कुल है सर, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन। तो ये कितना होगा, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ N, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 14, दैट इज इक्वल्स टू 28 AMU। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये तो छोटे छोटे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हम निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा डिफरेंट चीज़ करते हैं, दैट इज NH3, है ना। इसमें क्या है, इसमें एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम हाइड्रोजन है, ऐसा है। तो एक एटम नाइट्रोजन 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ N प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H। तो ये कितना होगा, 1 इंटू, अगेन एटॉमिक मास ऑफ N इज 14 प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, दैट इज 14 प्लस 3, ये कितना हो गया, 17 AMU। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू निकाल सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट इज CO2। इसमें क्या है, इसमें एक एटम है किसका, साथ साथ करते चलिए बच्चों तभी आएगा, है ना। 1 एटम ऑफ कार्बन है प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो एक एटम 1 इंटू एटमिक मास ऑफ कार्बन, एटमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितना होगा 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल्स टू 44 AMU। क्लियर, समझ में आ रहा है। इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे NaCl। अब लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि जो Cl का हम लोग एटॉमिक मास लेते हैं वो कौन सा मास होता है हमारा, एवरेज एटॉमिक मास, है ना, एवरेज होता है। तो NaCl, तो इसमें क्या है 1 एटम ऑफ Na प्लस 1 एटम ऑफ Cl, कितना होगा 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5। हमने एक स्टेप स्किप किया है ताकि आप लोग अब जल्दी जल्दी कर सकते हैं, है ना। 23 प्लस 35.5 दैट इज इक्वल्स टू 58.5 AMU। ठीक है, अगर मुझे HCl का निकालना है, 8 HCl का निकालना है, इसमें क्या है 1 एटम है किसका, H का, प्लस 1 एटम है किसका, Cl का, है ना। तो 1 एटम H का, 1 एटम Cl का, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 35.5 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1 प्लस 35.5 दैट इज इक्वल्स टू 36.5 AMU। क्लियर है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन होती है इनकी और हम लोग इनको बहुत ही जल्दी जल्दी कर सकते हैं बशर्ते अगर आप प्रैक्टिस करते रहें इसको तो। ठीक है, कुछ दिन प्रैक्टिस करनी है फिर आप चुटकी में निकालेंगे आंसर, है ना। चलिए कुछ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो उनके आप आंसर्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा तो हमें पता चल जाएगा कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। चलिए फर्स्ट है H2SO4, दूसरा है HNO3, तीसरा है SO2, चौथा है S6, पांचवा है S8, ठीक, सिक्स्थ है MgCl2। इसके लिए आपको वैल्यूज़ को रिफ़र करना पड़ेगा, है ना। आपकी बुक्स में वैल्यूज़ दी गई हैं, आप उनको देखिए, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अपने आप वैल्यूज़ याद होती जाएंगी। ठीक है, चलिए और लेना है CuCl2, ठीक है, 8th AgCl, ठीक है, और 4th9th H12O6 और 10th है C12H22O11। ठीक है, तो ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है, होमवर्क है, ये हमारा होमवर्क है। आप इसको प्रैक्टिस करिए और इन सभी के आंसर्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में ये कैलकुलेशन करना आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहीं पे ये वीडियो हम आज ख़त्म करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो
तो हो सके तो लाइक करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, ठीक है। तो हमारे जो सब्सक्राइबर नहीं हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। और हमने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी दे रखा है, अपना फेसबुक प्रोफाइल का भी दे रखा है, और हमने अपनी ऑफलाइन फैसिलिटी का भी एड्रेस दे रखा है। तो अगर हो सके तो ऑफलाइन फैसिलिटी विजिट करिए और यहाँ पे एडमिशन्स लेके आप पढ़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई होगी यहाँ पे, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलते हैं फिर से वापस। थैंक यू।